हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव्स के हम सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे थे। इस वीडियो में 190 से लेकर 220 तक के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो 31 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे। शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस से होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन, पर पिछले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। 3 क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हैं। कोई प्रीवियस पेपर पढ़ा हो तो वो सब आप शेयर कर सकते हैं। उसको फिर हम साइट पे डाल देंगे, तो सब लोगों को फिर वो अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद स्टडी फॉर नौकरी नाम से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, जिस पे मैं काफ़ी सारी पोस्ट डालता रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। जैसे कि अभी एक लिचन्स का नेशनल पार्क उत्तराखंड में फर्स्ट ऐसा नेशनल पार्क हम लोगों ने बनाया है, तो करंट अफेयर में है। तो उस टाइप के कुछ कुछ पोस्ट हैं जो मैं शेयर करता रहता हूँ, तो इसको भी आप फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर, एप्टीट्यूड, जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा मैं आपको शेयर करता रहूँगा, जो आपके आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड होगा। तो स्टडी फॉर नौकरी नाम से ये वो इंस्टाग्राम का चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कवर कर चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल हम कर रहे हैं, और जल्दी हम सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे। ये कुछ 3 क्वेश्चंस रह गए थे पिछली बार के, देख लेते हैं इनको। द शियर फोर्स एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो अगर फ्री एंड पे अगर मैं शियर फोर्स की बात करूं, वो भी कैंटिलीवर बीम की, तो वो क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम। अब बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम, तो देखिए अगर ये बता देता कि किस टाइप की लोडिंग है तो हम उसका फॉर्मूला बता देते। पर फिक्स्ड एंड द बीम है, तो कैंटिलीवर बीम की मेरे ख्याल से बात कर रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन ये लोग इस बुक में कम देते हैं, इसी वजह से एम्बिग्यूटी लगती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर हो सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। अब ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्म है, ये एकदम सही दिया हुआ है, सारी चीज़ें डिस्क्राइब की। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम में कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। तो आपने देखा था इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना आया था? डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 आया था। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। और फिर बचा बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ ग्रेजुअल बेरिंग लोड। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा सी वाला होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12। तो इसका पूरा डेरिवेशन भी मैंने करवाया था शायद, तो उसको आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। फिर है इफ अ बीम वेयर द शियर फोर्स चेंजिंग साइड। जब चेंज साइन करे, शियर फोर्स जो है वो साइन चेंज करेगा, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। जीरो होता है तो फिर भी मैक्सिमम मिलता है, पर मैंने एक स्पेशल केस आपको दिखाया था पिछले कुछ वीडियो में, जहाँ पे मैंने बताया था कि जीरो होना काफी नहीं होता। अगर जीरो बोल रहा है तो भी ठीक है, मैक्सिमम मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर चेंज साइन, जहाँ साइन चेंज करता है, वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अकर्स। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कैंटिलीवर बीम में नहीं दिखेगा, हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे, कहीं नहीं दिखा। सिंपली सपोर्टेड में भी नहीं दिखा। पिछले वीडियो में शायद मैं सिंपली सपोर्टेड के लिए निकालने लग गया था, मेरे दिमाग से निकल गया था, और मैं मैथमेटिकली निकाल रहा था कि कहाँ होगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। तो वो जो आंसर आया था वो एब्सर्ड आया था। लेंथ थी बीम की एल, और वो बता रहा था √2 L पे मिलेगा। तो √2 L मतलब यहाँ मिलेगा 1.414 डिस्टेंस पे। तो ये तो बीम से ही बाहर हो गया, इसका मतलब ये कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस बीम के अंदर। वो इसलिए क्योंकि मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कह रहा था, वो होगा ओवरहैंग बीम में। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब अपन शियर एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करेंगे। तो बिफोर मैं चालू करूं, मैं दो चार कंसेप्ट आपको बता देता हूं। एक क्या होती है कि बेंडिंग इक्वेशन की बात कर लेते हैं, जो कि डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछी जाती है, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। सारे क्वेश्चंस तो यहीं से बनते हैं कहीं ना कहीं तरीके से। फॉर्मूला यही होता है। तो वो होती है सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिग्मा क्या है? सिग्मा है हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस। वाई है हमारा डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से। मान लीजिए ये हमारी एक बीम है, ये उसकी न्यूट्रल एक्सिस है। अगर बीम सिमेट्रिकल है तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये इसके सीजी से पास होने वाली है, और जो एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन है उसके परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको इस फाइबर पे निकालना है बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना दोनों के बीच का, वो हमारा हो जाएगा वाई डिस्टेंस। ठीक है। आई क्या होगा? आई होगा इसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस सेक्शन का। एम क्या है? एम है बेंडिंग मोमेंट। ई क्या है? ई है हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मान लीजिए इसको मैंने बेंड किया, इस तरीके से मैंने बेंडिंग मोमेंट लगाया एम, और ये बीम कुछ इस तरीके से हो गई, इस तरीके से बेंड हो गई। तो ये आप देख सकते हैं एक सर्कुलर सेक्शन बना रही है। इसका जो रेडियस होगा इस सेक्शन का, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे बोलेंगे, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रेडियस होगा उसको आर, और ये यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। तो ये इस डिस्क्रिप्शन है इस इक्वेशन का, तो इसको जरूर से याद रखिए। आई होप आपको याद होगी, अगर आप लेटेस्ट में एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद टॉर्जन की भी होती है, उसको हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। अ बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन टेंड्स टू बेंड और डिफ्लेक्ट द बीम and internal stresses resist its bending. The resistance offered by the internal stresses to the bending is called. तो बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसे कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो 193 का आपको सी देखने को मिलेगा। एक्चुअल में अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ, आपको क्लियरिटी देना चाहूँ बेंडिंग स्ट्रेसेस होती क्या है, तो मान लीजिए ये हमारा बार है, इसको आपने पकड़ के ऐसे बेंड करना चाहा। जब आप इसको बेंड करेंगे ना, तो अगर आपके पास कोई फ्लेक्सिबल चीज हो प्लास्टिक प्लास्टिक की, और आप उसको बेंड करके देखना, ये लकड़ी ले लेना, उसको बेंड करके देखना, तो इस तरीके से बेंड होना चालू होगी, है ना। अब क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ना, ये ऊपर वाली लेयर पे एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ये एक्सपेंड होने को होगी, और जो नीचे वाली लेयर है ये कॉम्प्रेस होने को होगी, इस पे कॉम्प्रेसिव लोड लगेगा। तो आपको कभी भी क्रैक दिखेगा ना, वो क्रैक ऊपर वाली सरफेस पे आएगा मोस्टली। क्यों? क्योंकि यहां से इस तरीके से जा रही है। अब कोई एक ऐसा आप मटेरियल ले लो जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही कम है, तो हो सकता है वो यहां से भी क्रैक कर जाए, यहां से भी उसका फ्रैक्चर होना चालू हो जाए, तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, इसलिए मैंने जनरली बोला। एक बीच की न्यूट्रल लेयर होगी। न्यूट्रल क्यों बोलते हैं इसको? नाम में ही छुपा है इसका अर्थ। यहाँ पे ना कंप्रेसिव होगा ना आपका टेंसाइल होगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी लेंथ वही की वही रहेगी। ऊपर वाली जो लेंथ है वो बढ़ेगी, नीचे वाली जो घटेगी। नेक्स्ट, अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना उनके साथ क्या हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे गोल गोल मॉलिक्यूल्स है इस तरीके से। ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना वो होगा चौड़, ऐसे पतले चपटे होगा। अब ये जो चपटा मॉलिक्यूल है ये चाहेगा कि मैं वापस से अपने फॉर्म को गेन कर लूं, मैं कंप्रेस हो जाऊं, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएंगे? टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे। ये जो इधर वाले जो मॉलिक्यूल थे वो थे गोल, और अब वो हो गए इस तरीके से चपटे, एलोंगेटेड नहीं हुए, कंप्रेस हो गए लंबे लंबे इस तरीके से। अब ये चाहेंगे कि मैं वापस से गोल बन जाऊं, तो ये मैं इधर ऐसे एक्सपेंड करूं, पर तो इस वजह से इसमें क्या लग रही है? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस लग रही है। तो इस तरीके से ये इसका माइक्रो लेवल पे बात करें तो इस तरीके से होता है। और न्यूट्रल एक्सिस पे जो मॉलिक्यूल रहेगा ना उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसको लगेगा कि मैं तो वैसे जैसा था वैसे ही हूँ, वो गोल गोल ही रहेगा। तो इस तरीके से इसका फील है ये। एजम्पशन क्या होता है? तो देखिए एजम्पशन कई सारे होते हैं, और मगर जो मेन जो एजम्पशंस हैं वो ये तीन एजम्पशंस आप याद कर सकते हैं। मटेरियल जो होगा वो परफेक्टली होमोजीनियस होगा और आइसोट्रॉपिक होगा। इसका क्या मतलब है? होमोजीनियस मतलब एक जैसा होगा, और आइसोट्रॉपिक मतलब उसकी प्रॉपर्टी सारे डायरेक्शन में एक जैसी होंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर एक बॉडी है, उसका इस डायरेक्शन में जो यंग्स मॉड्यूलस होगा, इस डायरेक्शन में भी वही यंग्स मॉड्यूलस होगा, इस डायरेक्शन में भी यंग्स मॉड्यूलस होगा। ये एक मतलब है। और बीम जो है वो जो हम उसको स्ट्रेस करेंगे अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब ऐसा नहीं होगा कि बीम की यील्डिंग होना चालू हो जाए, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही उसको हम यील्ड करेंगे। फिर है द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स आफ्टर बेंडिंग, मतलब जो इसी का मतलब होता है कि जो स्ट्रेन प्रोफाइल होगी वो हमारी लीनियर होगी। ये भी एक एजम्पशन है। तो जो सेक्शन प्लेन थे बेंडिंग से पहले वो बाद में भी बेंडिंग के प्लेन ही रहेंगे, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन assumption इज देयर दैट अ मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। अब इस मटेरियल जो आइसोट्रोपिक है, जैसे कि मैंने बताया, तो इसमें जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो सेम होंगे इन ऑल डायरेक्शन, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन अ सिंपल बेंडिंग द बीम स्ट्रेस जो
जो बीम की जो स्ट्रेस है वो बीम के साथ वेरी करेगी, कैसे? लीनियरली वेरी करेगी। वो कैसे होता है देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसका ए ऑप्शन कर लेते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू वाई एम बाय आई, ये फॉर्मूला था। वाई क्या था? डिस्टेंस था न्यूट्रल एक्सिस से। सिग्मा निकालेंगे तो वो हो जाएगा एम वाई बाय आई। तो सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई से, तो ये लीनियर रिलेशनशिप हो जाएगा। In simple bending theory, one of the assumption is that the plane section before bending remains plane. This assumption, तो ये जो strain होती है is proportional to distance from linear axis, मतलब जो strain profile होगी वो हमारी linear होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट assumption है। मेरे ख्याल से ESE में भी पूछा गया है ये बहुत ही थोड़ा, इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी, जब स्ट्रेन प्रोफाइल लीनियर बोल देते हैं ना तो पढ़ने में बहुत ही अजीब सी लगती है, पर उसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेन जो होगी, देखिए सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है? स्ट्रेस होती है। तो स्ट्रेस जब प्रोपोर्शनल है वाई से, तो सिग्मा को मैं ई से डिवाइड कर दूंगा और यहाँ को भी ई से डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरी बन जाएगी क्या? स्ट्रेन। स्ट्रेन भी कहाँ से? वाई से प्रोपोर्शनल होगी। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रेक्टेंगल बीम है और इसमें बेंडिंग मोमेंट लग रहा है इस तरीके से, तो जो अपर लेयर है उसका क्या होगा? तो आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर आप स्केल लो और इस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेसेस लगाओ, तो ये जो अपर वाली जो लेयर है ये कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगी इसमें। ये देखिए अंदर की तरफ फोल्ड होने जैसा हो रहा है, और ये जो नीचे वाली है उसमें टेंशन आएगी। तो अपर लेयर में क्या आएगी? कंप्रेशन। तो ये फॉल्स हो जाएगा, 98 का बी हो जाएगा। द लोअर लेयर ऑफ द बीम, लोअर लेयर में क्या होगा? तो लोअर लेयर में होगा हमारा टेंशन। फिर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले को क्या होगा? तो उसमें नाइदर टेंशन नॉर कंप्रेशन होगा। When a beam is subjected to bending moment, strain is in a layer is, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस से। तो ये अभी हम देख सकते हैं, सिग्मा जो हमारा था वो वाई से प्रोपोर्शनल था, और जो स्ट्रेन होगी ई से डिवाइड कर दोगे तो वो भी हमारी क्या आ जाएगी? उसी से प्रोपोर्शनल आ जाएगी। फिर है बेंडिंग की इक्वेशन, तो ये मैंने बताई थी, सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, अ सेक्शन ऑफ बीम इज सेड टू बी प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का केस क्या होता है? देखो मैं दिखाता हूं आपको, एक डायग्राम ले लेते हैं, आपको पूरी डेप्थ में पढ़ाता हूं मैं, ताकि रिलेटेड क्वेश्चन सारे बन जाएं। इस तरीके से हमने कई बार ये डायग्राम देखा भी, क्वेश्चन देखा है। यहाँ पे भी जब यहाँ पे पीपी लोड लग रहा है तो रिएक्शन यहाँ पे पी और पी आएगा। अब अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं, तो ऊपर की तरफ पी है, फिर यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, फिर नीचे की तरफ पी है, फिर यहाँ जीरो, फिर एक नीचे की तरफ पी, और ये इस तरीके से मेरा बन जाएगा एस एफ डी। क्या हो गया? हाँ, तो ये मेरा बन जाएगा एस एफ डी। ठीक है। अब एस एफ डी बना, और बी एम डी अगर मैं बनाऊंगा तो किस तरीके का बनेगा? यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट स्लोप वाली लाइन, बीच में कुछ नहीं है, और यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो ये जो एरिया है ना, ये जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, तो बेंडिंग मोमेंट जो कांस्टेंट रहेगा और शियर फोर्स जो है यहाँ पे जीरो है, तो इसको कहते हैं हम प्योर बेंडिंग का केस। तो 2.1203 का कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। When a beam is subjected to bending moment, the stress at any point, तो स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस से, न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये हो गया, द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर विथ एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। तो इसको ध्यान से पढ़िए, थोड़ा पढ़ने में एक बार समझ में थोड़ा धीरे से आता है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल लेयर मतलब जहां पे ना बेंडिंग हो रही हो ना हो रहा हो कंप्रेशन, विथ एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन अगर मैं एक बीम बनाऊं सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, तो क्रॉस सेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो ये होगी, ये सारी लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी। तो ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट करे न्यूट्रल लेयर के और नॉर्मल हो क्रॉस सेक्शन से, उसे ही क्या कहेंगे? न्यूट्रल एक्सिस। तो बिल्कुल सही है। फिर अ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज दैट एक्सिस विच बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होंगी? वहां पे जीरो होंगी, तो 206 का ही हो जाएगा। फिर न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिकल बीम डज नॉट पास थ्रू सेंट्रोइड। तो देखिए मैंने जब सिमेट्रिकल होगी बीम
तो वो ऑब्वियसली पास करेगी सेंट्रोइड से, तो यहाँ पे डिसएग्री हो जाएगा, गलत लिखा है। फिर देखते हैं कि सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है। तो सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई होता है, ठीक है। तो सिग्मा लिख सकते हैं एम आई बाय वाई को। फिर थोड़ा इसमें और चेंज करें, एम आई बाय वाई लिख देते हैं। तो एम आई बाय वाई, ये जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल रहा है आई बाय वाई का, इसको हम कहते हैं सेक्शन मॉड्यूलस। अब इसको सेक्शन मॉड्यूलस इस तरीके से क्यों डिफाइन किया, ये एक अलग से नाम क्यों दिया? ये इसलिए दिया क्योंकि देखिए, जो भी स्ट्रेस आएगी वो डिपेंड करेगी, सेम अगर बेंडिंग स्ट्रेस है वो डिपेंड करेगी आई बाय वाई पे। जितना आई बाय वाई हो ज्यादा होगा, जितना आई बाय वाई ज्यादा होगा उतनी कम बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगी। तो हमारा जो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या जो डिजाइन पर्पस से जो हमारा जो इंटरेस्ट रहता है वो ये रहता है कि हम आई बाय वाई को कितना कम कर सकें। जितना ज्यादा कम होगा हमारा आई बाय वाई, सॉरी, जितना ज्यादा होगा आई बाय वाई, जितना ज्यादा हम बढ़ा सकें, उतना ज्यादा क्या होगा कि हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो कम आएंगी। तो इसको बढ़ाने का हमारा मोटिव रहता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि सेक्शन मॉड्यूलस क्या होगा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन में। तो आई बाय वाई होता है, रेक्टेंगुलर के लिए आई कितना होगा, ये सब मैंने पिछले लेक्चर्स में मैकेनिक्स में देखिए पढ़ाया था आपको। तब मैंने बोला था कि ये यहाँ तो काम आएगा ही, पर सो में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आई जो होता है रेक्टेंगल के लिए वो होता है बी डी क्यूब बाय 12, और वाई जो हो जाएगा, अब ऐसा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है और ये डी है और ये क्या हमारा बी है, तो जो डिस्टेंस होगा टॉप लेयर का वो हो जाएगा d/2, तो डिवाइडेड बाय d/2 कर देंगे, तो d से ये स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 चला जाएगा, तो bd स्क्वायर बाय 6, तो आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम इन सेक्शन इज अ सेक्शन मॉड्यूलस। तो सेक्शन मॉड्यूलस से जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी ये एम आई बाय वाई ऐसा लिखा था, और ये था हमारा सेक्शन मॉड्यूलस। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 210 का बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन अ बीम इज सेक्शन मॉड्यूलस, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये रिपीट हो गया क्या? हाँ। द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ द बीम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो आई बाय वाई होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, आई जो हो जाएगा पाई बाय 64 डी की पावर 4 हो जाएगा, और जो डिस्टेंस हो जाएगा वो d/2 हो जाएगा। क्यों d/2? क्यों? ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी और टॉप लेयर की जो डिस्टेंस होगा वो d/2 रेडियस के बराबर होगा, तो पाई बाय 32 डी क्यूब हो जाएगा। तो 11वां का डी आ गया। इफ द सेक्शन मॉड्यूलस ऑफ अ बीम इज इंक्रीज्ड, अगर सेक्शन मॉड्यूलस को इंक्रीज करेंगे तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या डिक्रीज हो जाएंगी? क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर अ गिवन स्ट्रेसेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन व्हेन प्लेस्ड विद इट्स टू साइड्स हॉरिजॉन्टल और एक डायगोनल के अलोंग रखा है। तो देखिए क्या है रखा है, इसमें बोलना क्या जा रहा है, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की बीम है, एक बार उसको इस तरीके से रखा और लोडिंग करी, एक बार उसको इस तरीके से रखा। तो जब मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इन दोनों के केस में जो आई होगा वो सेम होगा, और आई कितना होता है a की पावर 4/12 के बराबर। पर इस केस में जो डिस्टेंस होगा टॉप मोस्ट लेयर और न्यूट्रल एक्सिस के बीच में वो हो जाएगा a/2, और इस केस में जो होगा वो हो जाएगा ये कितना a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो a/√2, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा a/√2। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कहाँ से आया सर? रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो देखिए रेजिस्टेंस में किस तरीके से आपको समझाता हूं। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां से हम एनालॉजी निकालेंगे। करंट का जो फ्लो होता है ना, करंट जन्म लेता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। कहीं भी आप पोटेंशियल डिफरेंस दे दो और उसको एक कंडक्टर से कनेक्ट कर दो तो आपका करंट मिल जाएगा। ठीक है, तो V जो V की वजह से करंट जन्म लेता है। अब बेंडिंग के केस में क्या होगा, अगर एक शाफ्ट है उसमें तुम बेंडिंग स्ट्रेसेस ला रहे हो, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो इफेक्ट है, किसके कारण होता है? बेंडिंग स्ट्रेसेस क्यों आती है? मोमेंट के कारण। तो हमने
इस तरीके से रिलेशन पढ़ा था ना, सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाय आई, है ना। तो जो सिग्मा है वो हमारा है इफेक्ट, जैसे कि करंट, और किसकी वजह से ये आती है मोमेंट की वजह से, तो ये हमारा v, तो v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो r के यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i बाय y आ जाएगी। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम अगर बेंडिंग के, तो बेंडिंग रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूंगा तो ये कितना हो जाएगा, i बाय y के बराबर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है बेंडिंग रेजिस्टेंस का। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि सर कहाँ गया, हमने उसको हॉरिजॉन्टल रखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल रखा, तो मैं इसको जो रेजिस्टेंस होगा इसको मैं स्क्वायर का बोल देता हूँ, और दूसरे वाले को मैं डायगोनल को बोल देता हूँ। तो आई तो मेरा सेम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वाई से। वाई से जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो ये हो जाएगा 1a/2, और यहाँ पे आएगा a/√2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, √2। तो आपका 2.13 का डी हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक स्क्वायर बीम है ना, उसका जो, और एक सर्कुलर बीम है, सेम लेंथ है, सेम अलाउ स्ट्रेस है, और सब कुछ बेंडिंग मोमेंट वगैरह सेम है, यानी सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाय आई होता है। तो बेंडिंग भी सेम है, स्ट्रेसेस भी सेम है, मूवमेंट भी सेम है, यानी कि दोनों का वाई बाय आई का रेशियो सेम होगा। वाई बाय आई का रेशियो स्क्वायर के केस में हो जाएगा a² बाय 6, a³ बाय 6, a² बाय 12 डिवाइडेड बाय a/2, तो a²बाय 6, और इसके केस में होता है π/32 d⁻³ 3। तो यहां से कितना आएगा, a²बाय 6, तो ये 3 जाएगा, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 16, तो 16 ये आ जाएगा। तो और फिर पूछ रहा है वेट, तो वेट क्या होगा, देखिए अगर डेंसिटी सेम मान है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, वेट का रेशियो मास कितना होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाएगा। तो डेंसिटी सेम मानो तो वॉल्यूम का रेशियो है मास वेट, तो मास निकल गया तो mg मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मास निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, a² एरिया इंटू लेंथ, स्क्वायर के केस में, और सर्कुलर के केस में π/4 d² इंटू लेंथ, लेंथ भी सेम है, यानी कि a² बाय π/4 d² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो a³ बाय d³ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 3π/16, और a/d की वैल्यू आ जाएगी तो 1/3 करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, a²/d² आ जाएगा 3π/16 का स्क्वायर करेंगे तो 2/3, और नीचे एक पाई और ऊपर एक 4। इसको सॉल्व करोगे ना जब थोड़ा सा, तो आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टू बीम वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन दिस बीम आर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए, इसका एक आपके पास सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस मैं बता देता हूँ। सबसे जो बेस्ट हमारी बीम होती है ना, वो होती है आई सेक्शन बीम। तो कहीं भी आप ब्रिजेस वगैरह देखेंगे या फ्लाईओवर देखेंगे ना, तो उनकी जो बीम होती है वो इस सेक्शन की बनी होती है, इस तरीके से बनी होती है, और इसमें जो बेंड, तो ये क्रॉस सेक्शन होगा, सबसे अच्छी ये होती है। इसके बाद होती है इस टाइप की बीम, फिर होती है हमारी स्क्वायर बीम, फिर होती है हमारी सर्कुलर बीम, और सबसे लास्ट में होती है इस टाइप की बीम। तो जो स्क्वायर वाली होती है वो ज्यादा सही अच्छी मानी जाती है, मोर इकोनॉमिकल मानी जाती है स्क्वायर वाले से, तो ये सर्कल वाले से। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, ये सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो कंपैरिजन मैंने क्वेश्चंस देखे हैं वो स्क्वायर और सर्कल के बीच में ही होते हैं, पर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट कौन सी होती है, तो वो आई सेक्शन बीम होती है। जो एसएससी जेई के क्वेश्चंस है ना, तो एसएससी जेई में तो मेरे ख्याल से 2-3 बार पूछ लिया उन्होंने, बेस्ट सेक्शन बीम कौन सी होती है, तो वो आई सेक्शन बीम होती है। सिविल में तो वो हर साल ही लगभग पूछ लेते हैं। तो स्क्वायर जो होगी वो मोर इकोनॉमिकल होगी सर्कुलर से, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अपना बी ऑप्शन करेक्ट होगा। In a beam of uniform strength, the bending stress developed is constant and is equal to allowable stress at every section.
तो यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की जो बीम होती है ना, उसमें क्या होता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो हर जगह सेम रहती है। सिग्मा इज इक्वल टू एम वाई बाय आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारा जहां पे हर जगह सेम रहेगी उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की। तो हमारा ये सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। When the cantilever beam is loaded at free end, the maximum compressive stress shall develop at। अब एक कैंटिलीवर बीम है और उसको जब हम लोड करेंगे, इस तरीके से ही लोड करेंगे, है ना, उल्टा लोड नहीं करेंगे, ऐसा मत सोचना सर उल्टा यहाँ से भी तो ऐसे फोर्स लगा के भी तो लोड कर सकते हैं। अगर वो बता नहीं रहा किस तरीके की लोडिंग है तो हम इस तरीके की लोडिंग ही मानेंगे, इस तरीके की लोडिंग नहीं मानेंगे, ऐसा कोई डाउट मत लाना। अब इस तरीके से लोड करोगे तो यहाँ पे क्या होगी, टेंशन होगी और नीचे वाले पार्ट पे कंप्रेशन होगा। तो बॉटम फाइबर में आपको कंप्रेसर देखने को मिलेगा, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में बी ऑब्टेन्ड बाय। तो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू एम आई बाय वाई। अगर मैं मान लूं चलो स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, तो डी बाय टू, और जो सॉरी एम वाई बाय आई होता है, आई कितना हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12, तो ये आ जाएगा 6m बाय बी डी स्क्वायर, ये हमारी आ जाएगी। तो अगर इसको कांस्टेंट करना है तो आप इसको कांस्टेंट करना है तो या तो इसको वेरी करा लो या तो इसको वेरी करा लो, दोनों को साथ में वेरी करा लो, कैसे भी कराओ, पर इस तरीके से वेरी कराओ कि हर एक पॉइंट पे सिग्मा जो हमारी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो विड्थ को यूनिफॉर्म रख सकते हैं, वेरी करा सकते हैं डेप्थ को यूनिफॉर्म रख सकते हैं, वेरी करा सकते हैं विड्थ को, और या फिर दोनों को वेरी कराओ सच दैट ये जो हमारी जो चीज है बी डी स्क्वायर ये हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो एनी ऑफ द अबव, जैसी आपकी मर्जी। इफ द डेप्थ इज कांस्टेंट, तो जो हमारी विड्थ है वो किस तरीके से वेरी करेगी। अब ये हमारा फॉर्मूला आया था, डेप्थ हमारी कांस्टेंट है यानी कि डी हमारी कांस्टेंट है, तो ये काम कीजिए बी हो जाएगा 6m, ये 6 है, हाँ ये 6 है और ये b है, कंफ्यूज मत करना, पता चला 6 से b काट दिया, m बाय डी स्क्वायर। तो देखिए बेंडिंग की जो ये विड्थ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी m, ये सिग्मा आएगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी m से। फिर है लास्ट क्वेश्चन, अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में होती है सेम स्ट्रेस एट एवरी क्रॉस सेक्शन, तो 20 का आपका बी हो जाएगा। तो ये वीडियो का एंड है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस